हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ई पोर्टल ऑफ अपेक्स एकेडमी। बेटा आज हम अपेक्स एकेडमी में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स में, दैट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लेकिन मोशन इन स्ट्रेट लाइन से पहले बेटा आज मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताता हूं जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बात तो ये समझिए बेटा कि जो मोशन की हम बात कर रहे हैं, मोशन दैट कम्स इन द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स का एक पार्ट है। अब मैकेनिक्स क्या है बेटा, सबसे पहले तो ये समझना, व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिक्स। एक्चुअली मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स एंड इक्विलिब्रियम। यानी कि किसी भी चीज़ के ऊपर लगने वाले फोर्सेस, उनका जो इफेक्ट्स होगा फोर्सेस का वो, और साथ साथ उसकी इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था। ओके, इसको डिफाइन करने के लिए हम मैकेनिक्स का सहारा लेते हैं। तो मैकेनिक्स जो ब्रांच है बेसिकली वो मोशन की स्टडी है, फोर्सेस की स्टडी है, इक्विलिब्रियम की स्टडी है। ठीक है, ये चीज़ें हम कह सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक वे में अगर मैं बताऊं, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, स्टडी ऑफ forces, study of equilibrium, या ऐसे भी कह सकते हैं स्टडी ऑफ बोथ मोशन एंड फोर्सेस। ठीक है, ओके, तो इन चीजों को हम पढ़ते हैं, या तो स्टडी ऑफ मोशन करते हैं, या स्टडी ऑफ फोर्स करते हैं, या स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम करते हैं, या इन सभी की स्टडी करते हैं। ठीक है, लेकिन किस पर्टिकुलर ब्रांच में किसकी स्टडी होती है ये अभी हम देखेंगे। अभी मैकेनिक्स क्या है, एक ओवरऑल स्टडी है फोर्सेस की वजह से जो मोशन प्रोड्यूस हुई वो, और उसकी वजह से क्या इक्विलिब्रियम रहा या नहीं रहा, इन सब चीज की स्टडी क्या कहलाती है बेटा, मैकेनिक्स कहलाती है। ओके, तो ये तो बेसिक चीज थी जो मैंने आपको बताई। ज्यादा डीप में मैं आपको मैकेनिक्स के टॉपिक में ले जाना नहीं चाहूंगा, बट हाँ इसके एप्लीकेशन जो हम पढ़ेंगे पूरी फिजिक्स में, दोज आर रियली इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है, तो मैकेनिक्स बेसिकली बेटा दो तरह की हो गई हमारे पास। ठीक है, पहली हो गई बेटा स्टैटिक्स, और दूसरी हो गई बेटा डायनामिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। ओके, तो जब मैकेनिक्स की इन दो ब्रांच को हम तोड़ते हैं तब हमें कुछ और क्लियर इंफॉर्मेशन मिलती है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स, देखिए स्टैटिक्स में हम बेटा फोर्सेस का एनालिसिस करते हैं। वी एनालाइज द फोर्सेस व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। यानी कि जब कोई बॉडी है, वो कोई बॉडी है जो रुकी हुई है, तो उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, इस चीज की स्टडी बेटा कहलाएगी स्टैटिक्स। तो यानी कि अंडर रेस्ट कंडीशन वी विल एनालाइज द इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी। ठीक है, तो यहां पर जो कंडीशन इंपॉर्टेंट है यह है कि जो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, तब हम उस बॉडी का एनालिसिस करेंगे। तो बॉडी को एनालाइज किस चीज के लिए किया जाएगा, फोर्सेस के लिए किया जाएगा। ठीक है, फोर्सेस के लिए। तो यहां पर जो है बेटा फोर्सेस आर एनालाइज्ड, ठीक है, तो यहां पर जो है फोर्सेस का एनालिसिस होगा। ठीक है, ओके, तो फोर्सेस का जो अब यहां पर जो फोर्सेस हैं बेटा उनको ही एनालाइज करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में क्या है बेटा कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट
विच इज एनालाइज, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का आप एनालिसिस करेंगे, दैट इज ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। यहां ये जरूरी है कि वो आपका मोशन में है, ठीक है। यानी कि यहां पर आपका जो ऑब्जेक्ट है बेटा, यहां पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मोशन में होगा। यहां पर कहां है बेटा, रेस्ट में। तो ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहां पर रेस्ट है, यहां पर मोशन में है, ठीक है। अब ये सवाल उठता है कि कोई बॉडी मोशन में कब आती है। बेटा मोशन के वक्त बॉडी का जो है वो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना जरूरी है, नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना जरूरी है। तो यानी कि डायनेमिक्स के केस में इक्विलिब्रियम की स्टडी नहीं होती है, डायनेमिक्स के केस में मोशन की स्टडी होती है, ठीक है। अब मोशन की स्टडी करने के दो तरीके हैं। पहला, यानी कि डायनेमिक्स के दो तरीके हैं जिस तरीके से हम इसे पढ़ते हैं। पहला है बेटा काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स में क्या होता है बेटा, मोशन। अब देखिए डायनेमिक्स की ब्रांच है तो मोशन की स्टडी होगी डेफिनेटली, लेकिन काइनेमेटिक्स के केस में मोशन अपने कॉज के बिना स्टडी की जाएगी, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होगा, ओनली मोशन इज एनालाइज्ड, ठीक है। यहां पर सिर्फ मोशन का ही एनालिसिस होगा और किसी का एनालिसिस नहीं होगा, ओके। अब दूसरी बात करते हैं बेटा, दूसरी चीज, दूसरा जो पार्ट है डायनेमिक्स का, दैट इज काइनेटिक्स। काइनेटिक्स, ठीक है। अब काइनेटिक्स में किस चीज की स्टडी होगी, स्टडी ऑफ मोशन एंड इट्स कॉजेज, ठीक है। अब काइनेटिक्स में, यानी कि जो दूसरी ब्रांच है डायनेमिक्स की, काइनेटिक्स, इसमें मोशन की भी स्टडी होगी, साथ साथ ही किस वजह से प्रोड्यूस, इसका कारण क्या है, ये भी आपका स्टडी किया जाएगा, ये भी आपका स्टडी किया जाएगा। यहां पर सिर्फ मोशन की स्टडी होगी, कहां, काइनेमेटिक्स में। और काइनेटिक्स में बेटा दोनों की स्टडी होगी आपकी, किस किस की, मोशन की और इसके कॉज की, इसके कारण की, ठीक है, ओके। तो अब हमने देख लिया कि डायनेमिक्स में हमारी बॉडी का मोशन में होना जरूरी है, ठीक है, जबकि स्टैटिक्स में मोशन का होना जरूरी नहीं है। तो स्टैटिक्स की अगर मैं बात करूं, यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन जो होगा, ठीक है, आपको पता है जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो स्टैटिक्स को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहां पर प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू जीरो, यहां पर एक्सेलरेशन जीरो के बराबर होगा, जबकि डायनेमिक्स के केस में एक्सेलरेशन जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर स्टैटिक्स में बेटा जब मोशन है ही नहीं तो एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ फोर्स का बचता है। डायनेमिक्स में मोशन है तो मोशन की भी हम स्टडी कर सकते हैं खाली, और साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं बेटा कि मोशन को पैदा करने वाले कौन कौन से कारण हैं, उनकी स्टडी भी करते हैं। तो दिस इज काइनेमेटिक्स एंड दिस इज काइनेटिक, ये हमने डिस्कस किया है, ठीक है। स्टैटिक्स में हम इक्विलिब्रियम की जांच करते हैं, हम देखते हैं कि किसी बॉडी के चारों तरफ जो फोर्सेस लगे हैं क्या उन्होंने बॉडी को बैलेंस कर रखा है या नहीं, अगर ऐसा है तब वो कंडीशन कहलाती है इक्विलिब्रियम की। लेकिन डायनेमिक्स में इक्विलिब्रियम की कंडीशन जनरली नहीं पाई जाती, जनरली नहीं पाई जाती, ओके। तो डायनेमिक्स के केस में बेटा इक्विलिब्रियम की स्टडी नहीं होती, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये आपकी कार है, इस कार को आगे बढ़ने के लिए बेटा इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए आपको एक इधर फोर्स लगाना जरूरी होगा जो इस कार पर इधर लगने वाले सारे फोर्सेस से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए इधर फोर्सेस लग रहा है 40 किलो न्यूटन, एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, और यहां पे लग रहा है 60 किलो न्यूटन। तो आपने देखा कि यहां पर दोनों फोर्सेस जो है वो बैलेंस नहीं है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में कार आपकी नहीं है। तो क्या होगा बेटा, इधर फोर्स ज्यादा होने की वजह से कार इधर मूव कर जाएगी,
और इसको ऐसा करने में क्या मदद करेगा बेटा, हमारा एक्सीलरेशन। तो इस केस में एक्सीलरेशन 0 नहीं होता है, और इस अनबैलेंस फोर्स की वजह से 20 किलो न्यूटन का जो अनबैलेंस फोर्स आ रहा है, इसकी वजह से गाड़ी आगे मूव कर जाएगी। ठीक है, तो डायनेमिक्स कंडीशन में बेसिकली हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात नहीं करते। तो ये था बेटा मैकेनिक्स के बारे में। ठीक है, मैकेनिक्स के बारे में। ओके, अब हम देखेंगे बेटा कि कुछ और इंपॉर्टेंट चीज जो कि मोशन को पढ़ने से पहले जरूरी है जानना, बहुत जरूरी। ठीक है, ओके, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है समझ लीजिए। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा कि ये एक्चुअली एक एंटिटी ही है, कोई भी मास है, कोई भी बॉडी जिसका हमें एनालिसिस करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी एक ट्रेन है जो दिल्ली से चलती है, यहां दिल्ली से चली और कुछ पाथ फॉलो करते करते कहां पहुंची, मान लीजिए पुणे। तो दिल्ली से ट्रेन चलकर पुणे तक पहुंची। मैंने मान लिया कि दिल्ली और पुणे के बीच की जो डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर फॉर एग्जांपल। इट कैन बी, ये चीज चेंज हो सकती है, लेकिन मैंने जनरली अभी मान लिया कि दिल्ली और पुणे के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1600 किलोमीटर। ठीक है, ओके। अब क्या है बेटा कि आप एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे हैं, ये यहां पर आपका ट्रेन खड़ी है, ऐसे ये ट्रेन गुजर रही है, एक कंडीशन ये है। ठीक है, ये आपकी ट्रेन है, ये आपका रेलवे प्लेटफॉर्म है। आपको पता ही है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म से छोटी होती है। ओके, ये दो कंडीशन मैंने आपके सामने बनाई। अब ऊपर वाली कंडीशन में नोटिस कीजिएगा आप कि जो ट्रेन की लेंथ है, यानी कि मान लीजिए यहां ट्रेन है, वो इस डायमेंशन या इस लेंथ के आगे बहुत ही नेग्लिजिबल है या नहीं, बहुत नेग्लिजिबल है। तो ट्रेन की जो लेंथ है वो दिल्ली से जब हम पुणे जाएंगे तब उसे हम कंसीडर करेंगे ही नहीं। ठीक है, कंसीडर करेंगे। आपको याद होगा कि एक क्वेश्चन पढ़ते थे हम कि एक रेलवे ब्रिज है जिस पर ट्रेन यहां से एंटर करती है और यहां इतनी देर में इस ब्रिज को पार कर जाती है। ट्रेन की लेंथ इतनी है, तो बताइए ये ब्रिज की लेंथ कितनी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए होंगे 7th क्लास में, 8th क्लास में। तो उसमें नोटिस करें आपके ट्रेन की लेंथ दी जाती है, क्योंकि ब्रिज के कंपेयर में ट्रेन की लेंथ जो है सिग्निफिकेंट है। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेन की लेंथ को आप जो है इग्नोर कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, दिल्ली से पुणे के बीच में आपकी ट्रेन की लेंथ कुछ भी मैटर नहीं करेगी, बिकॉज ये डिस्टेंस 1600 किलोमीटर है। ट्रेन इतनी, इसकी मतलब बहुत छोटी होगी इसके कंपेयर में। लेकिन जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है या ब्रिज को पार करती है, तब हम कंसीडर नहीं करते कि ट्रेन बहुत छोटी है, उसकी लेंथ को हम 0 कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वहां पर सिग्निफिकेंट होती है ट्रेन की लेंथ। ओके, तो बेटा हमारा जो एनालिसिस होगा उसमें लार्ज डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बात होगी इस पूरी फिजिक्स के दौरान। तो हम बेटा क्या लेंगे बेटा, तब हम ट्रेन को एक पॉइंट मान लेंगे, ट्रेन को एक पॉइंट मान लेंगे जिसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, ना लेंथ होगी, ना विड्थ होगी, ना ही डेप्थ होगी या ब्रेड्थ होगी। ठीक है, हाइट होगी, कुछ भी हम इसके बारे में कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहां पर जो ट्रेन है हमारी वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाएगी। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट बनेगा। तो बेटा जब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन की या किसी और मोशन की, सर्कुलर मोशन की, तो हम देखेंगे कि वहां पर ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशन है उन्हें हम इग्नोर कर देंगे जनरली। ओके, क्योंकि कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट जो डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगी वो बहुत कम होगी, तो वहां पर उस चीज को कंसिडर करके कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, तो हम अपने इस पूरी फिजिक्स में जो है जितने भी ऑब्जेक्ट है उन्हें पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। ठीक है, हाँ, इट इज पॉसिबल कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट में मास हो, इट इज क्वाइट पॉसिबल। डायमेंशन नहीं होगी बट मास हो सकता है, यानी कि कोई ट्रेन मूव कर रही है तो इसका अपना मास कंसंट्रेटेड मान लिया जाएगा इसी पॉइंट पर, वेट। ठीक है, तो यानी कि इसमें मास होगा, जब मास होगा तो वेट भी होगा। तो यस, ये आप
मास लेस नहीं कह सकते इसे बिल्कुल ट्रेन को, बट एक पॉइंट की तरह कंसीडर कर रहे हैं। तो बेटा काइनेमेटिक्स में जब हम देखेंगे या फिर हम अपनी मैकेनिक्स में देखेंगे तो वहां पर अभी हम ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे जहां पर मास को कंसीडर किया जाए, ठीक है। जहां पर जरूरत होती है आप कंसीडर कर सकते हैं कि इसमें मास है, लेकिन याद रखना डायमेंशन कभी भी कंसीडर नहीं की जाएगी। तो बेटा इसे ही कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो जब मैं मूव करूंगा किसी सड़क पे, एक लंबी सड़क पे, 10 किलोमीटर की सड़क पे, तो उस 10 किलोमीटर के कंपेयर में मेरी बॉडी की जो डायमेंशन है वो लगभग नेग्लिजिबल होगी। ओके, तो मुझे एक पॉइंट मान लिया जाएगा और कहा जाएगा जब मैं मूव कर रहा हूँ सड़क पर कि एक पॉइंट मूव कर रहा है। इसी तरीके से आपका जब प्लेन उड़ेगा हवा में तो क्या होगा कि इस स्पेस की जो लेंथ होगी, विड्थ होगी, ब्रेड्थ होगी, हाइट होगी, उसके कंपेयर में बेटा उस प्लेन की जो डायमेंशन है उन्हें लगभग नेग्लिजिबल मान लिया जाएगा, बिल्कुल ना के बराबर। तो क्या होगा कि एक पॉइंट को उड़ता हुआ माना जाएगा कि देयर इज अ पॉइंट विच इज there is a plane which is flying in the sky like this, कंडीशन दी जाएगी तो आप उस प्लेन को एक पॉइंट मानेंगे, उसकी डायमेंशन को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब रॉकेट को छोड़ा जाएगा प्रोजेक्टाइल के केस में तो क्या होगा कि रॉकेट की डायमेंशन बिल्कुल कंसीडर नहीं की जाएगी। ओके, तो इसी को कहते हैं बेटा हम पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि आप इसे समझें, बस मतलब बहुत डीपली समझें। आपको बस ये पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है। ओके, ठीक है। अब बेटा मैं बात करूंगा मोशन की थोड़ी सी, ठीक है। मोशन क्या होती है, ठीक है। तो ओके, सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा व्हाट इज रेस्ट कंडीशन। रेस्ट क्या होता है, क्या है रेस्ट कंडीशन, ठीक है। ओके, जब कोई बॉडी अपनी जगह से नहीं हिलती, ठीक है, अपनी जगह से नहीं हिलती तो हम कहते हैं कि बॉडी रुकी हुई है, बॉडी रेस्ट में है। हमने कैसे ये पहचाना कि बॉडी रेस्ट में है? हमने ये देखा कि जो बॉडी है उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमेशा सेम बनी हुई है। जैसे बोर्ड इस दीवार पर है, ये बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड मूव तो नहीं कर रहा है ना आपका, हाँ मैं मूव कर रहा हूँ, लुक, ठीक है, मैं मूव कर रहा हूँ। तो बोर्ड अपनी दीवार पे लगा हुआ है, फिक्स्ड है। ओके, ये रेस्ट मैंने यहां लिख दिया, ये फिक्स है, इट इज नॉट मूविंग। अब मूविंग कैसे पता चल रहा है हमें बेटा? हमें पता चल रहा है पोजीशन की वजह से। अगर इस बोर्ड की पोजीशन कभी इधर है, कभी इधर है, कभी दाएं, कभी बाएं, तब आप कहेंगे कि बोर्ड मूव कर रहा है। यानी कि जब तक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब तक हम ये नहीं कह बता सकते कि बॉडी मोशन में। हम तब तक कहेंगे कि बॉडी रेस्ट में है। ओके, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये रेस्ट क्या होता है? नो चेंज इन पोजीशन, नो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब किसी बॉडी की पोजीशन में टाइम के रेस्पेक्ट में कोई भी चेंज ना आए तो उसे हम रेस्ट की कंडीशन कहते हैं कि द बॉडी इज एट रेस्ट। मोशन ठीक इसका अपोजिट है, आपको पता ही चल गया मोशन क्या होगा। अब मोशन आप समझ सकते हैं अब क्या होगा। देयर इज ए डेफिनेट चेंज इन पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन, change in position with respect to time occur। ठीक है, तो ये हो गई बेटा रेस्ट कंडीशन, ये हो गई बेटा आपकी मोशन कंडीशन कि कोई बॉडी रेस्ट में कब होगी, कोई बॉडी आपकी मोशन में कब होगी। ठीक है, ओके। अब बेटा बड़ा एक अच्छे से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे कि इज इट पॉसिबल कि दो मूव करती हुई चीजें जो है रेस्ट में हो? क्या कोई मूव करती हुई चीज रेस्ट में हो सकती है? यस, इट इज पॉसिबल। ठीक है, एक एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हैं, तो जब ट्रेन अपनी स्पीड पे चल रही है, पर्टिकुलर स्पीड पे, और आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं, तो आपके रेस्पेक्ट में वो ट्रेन जो है अपनी पोजीशन नहीं बदल रही है। गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि वो ट्रेन या बस जो है, जब आप उसमें खुद बैठे हैं
तो आप उसके साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो आप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में किसी भी तरह की मोशन प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो बंदा बाहर खड़ा है, जो बस को गुजरते हुए देख रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप भी और बस भी दोनों एक ही वेलोसिटी से या एक ही मतलब डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो बेटा एक चीज हम आगे पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन, तो वो अभी नहीं मैं बताऊं, बस मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, ठीक है। रिलेटिव मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। तो रिलेटिव मोशन में क्या होता है बेटा कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, किसी पर्टिकुलर चीज के रेस्पेक्ट में किसी चीज की वेलोसिटी मेजर की जाती है, मोशन मेजर की जाती है। बट मैं इसी टॉपिक को यहीं पॉज कर रहा हूं ताकि मैं आपके आगे ये बता सकूं। ओके, नाउ अब हम देखेंगे बेटा कि मोशन जो है वो कितनी तरीके की हो सकती है। मोशन हमारी कितने तरीके की हो सकती है, ठीक है। तो मोशन जो है बेसिकली 3 तरीके की हो सकती है। मोशन पहली होगी बेटा वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन क्या कि मैं ऐसे बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ पे खड़ा हूं और बिल्कुल सीधा चल रहा हूं, मैं कहीं ना मुड़ा ना कहीं मैं उड़ा, आप मेरी बात से, ना तो मैंने कहीं फ्लोर छोड़ा ना ही मैं कहीं मुड़ा, बस एक सीधी सड़क है, उस पर कोई कार, बस, बाइक, कोई सीधी जा रही, ट्रेन बिल्कुल सीधी जा रही है ऐसे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि बॉडी जो है वो एक स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही है, और स्ट्रेट पाथ पर मूव करने के लिए क्या होगा, ये आपकी इनिशियल पोजीशन होगी, तो आप इसे 0 पॉइंट कह देंगे या नहीं। अब इस 0 पॉइंट से अगर कोई बॉडी यहां है तो आपको सिर्फ ये डिस्टेंस बतानी होगी उसकी नई पोजीशन बताने के लिए, बताइए, ठीक है। यानी कि जब कोई बॉडी चलते चलते यहां पहुंच जाएगी, मैं कहूंगा कि बस कितनी दूर है, वो ट्रेन कितनी दूर है, तो आप अपने से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस मेजर करके बता देंगे। तो आप देख रहे हैं, आप सिर्फ एक डायमेंशन बताने की जरूरत है आपको ओके, आपको सिर्फ एक ही डायमेंशन बताने की जरूरत है। अगर आप एक ही डायमेंशन बता देंगे तो वन डायमेंशनल मोशन पूरी तरह डिफाइन हो जाएगी, ओके। अगर आप सीधे जा रहे हैं तो आप कहते हैं ना, जैसे इस बस स्टॉप पे बस रुकी, अब सीधी गई, आपको दूसरा बस स्टॉप छोटा सा बट दिखाई दे रहा है, तो आपसे मैं पूछूंगा बस आई थी, कहां गई, तो आप कहेंगे वो अगले बस स्टॉप पे खड़ी। तो मुझे आपने सिर्फ एक कोऑर्डिनेट दिया जिसकी वजह से मुझे बॉडी की नई पोजीशन पता चल गई, तो इसे तो कहते हैं बेटा वन डायमेंशनल। और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो वाई हो, चाहे वो जेड, बताने के लिए कि बॉडी की पोजीशन क्या है। बॉडी की पोजीशन बताने सिर्फ और सिर्फ एक ही आपकी कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है। ओके, अब आगे की बात करते हैं। सेकेंड इज टू डायमेंशनल। अब 2 डायमेंशनल में क्या होगा बेटा कि जो आपका स्ट्रेट लाइन पे मोशन है बॉडी का वो डेविएट हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए ये मेरा आपका एक मार्कर मैंने इस बोर्ड पे रखा और मैं ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा स्पेस है बोर्ड का, ये आपका, मैं इसे बेटा ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूं, ऐसे ऐसे। तो आप देख रहे हैं किसी भी पोजीशन पर जब कोई पॉइंट होगा, मान लीजिए यहां मेरा मार्कर है फिलहाल, तो इस पॉइंट को बताने के लिए मुझे 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी। एक तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये कितनी है, और एक यहां से यहां तक की डिस्टेंस कि ये कितनी, ठीक है, ये कितनी। तो जब किसी बॉडी की पोजीशन, नई पोजीशन को बताने के लिए कम से कम 2 कोऑर्डिनेट हमें जरूरी हो बताने, वो एक्स वाई भी हो सकते हैं, वाई जेड भी और जेड एक्स भी, कोई से भी। तो किसी भी बॉडी की नई पोजीशन बताने के लिए जब हमें 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है तब बेटा उसे हम कहते हैं 2 डायमेंशनल। यानी कि यहां पर हम सिर्फ अगर कह दें कि नई पोजीशन यहां है, तो आप देखेंगे पॉइंट तो यहां है, मार्कर तो यहां है, यहां सिर्फ एक पॉइंट बताने से काम नहीं चलेगा, अब हमें यहां से यहां भी पहुंचना पड़ेगा। तो ये भी डायमेंशन, तो ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन, ये दोनों डायमेंशन हमें बतानी पड़ेंगी, तब जाकर हमें बता पाएंगे कि नई पोजीशन ऑफ मार्कर क्या है। तो दिस इज 2D मोशन। 2D मोशन, तो जमीन पे चलने वाली जितनी चीजें हैं, नोटिस कीजिएगा, ऑल द ऑब्जेक्ट्स विच आर मूविंग ऑन लैंड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड 2D मोशन, दे कंटेन 2D मोशन। चाहे वो कार हो, फॉर एग्जांपल कार है, कार सड़क पे चल रही है, ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे ऐसे, बिल्कुल सीधा हमेशा नहीं चलेगी। भाई आप यहाँ से पहले रामपुर चुंगी, रामपुर चुंगी से आप छोटमलपुर के लिए जब मुड़ेंगे तो आपको थोड़ा सा कर्व लेना पड़ेगा या नहीं,
तो रास्ते में काफ़ी आपका मोशन ऐसे ऐसे होती रहती है, जिसकी वजह से आप हमेशा 2D मोशन करते हैं। याद रखना, ऑन द लैंड ओनली, जब तक आप लैंड पर हैं तब तक आपकी मोशन आपकी 2D है। ओके, थर्ड जो है आपका टाइप मोशन का वो है 3D मोशन। 3D, अब 3D मोशन में आप समझ गए कि जब आप फॉर एग्जाम्पल आप एक मान लीजिए एक डक है, बत्तख है, तो बत्तख क्या करती है बेटा, उड़ने से पहले थोड़ा भागती है, तो पहले वो भागी और फिर अचानक उड़ गई, तो बेटा ये मोशन आपके 3D हो गई। आपकी पतंग है, पतंग पहले आप पतंग क्या करेंगे बेटा, आप उड़ा रहे हैं तो आप देखेंगे, नोटिस करेंगे वो एक्स में भी जाएगी, वाई में भी जाएगी, जेड में भी जाएगी। तो जब किसी बॉडी की पोजीशन बताने के लिए हमें कम से कम 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत हो, यानी कि तीनों कोऑर्डिनेट की जरूरत हो, एक्स वाई जेड, तब बेटा हम उस मोशन को कहते हैं 3D मोशन। क्या कहते हैं उस मोशन को? 3D मोशन। अब ये जो 3D मोशन है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है बेटा? इसके एग्जाम्पल है बेटा एरोप्लेन हो गया, फ्लाइंग बर्ड हो गई, कोई चिड़िया उड़ रही है, काइट हो गई, ठीक है, जब हम कोई पतंग उड़ाते हैं तो वो ऐसे भी जाती है, ऐसे भी जाती है, उधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, ऊपर भी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो पतंग जो है वो दोनों तरीके से हर तरह का पोजीशन अपनी बदलती है। इसी तरीके से चिड़िया भी है कि चिड़िया पहले ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऊपर उड़ गई, है ना? तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें, ऐसी एरोप्लेन होता है। तो आपने देख लिया मोशन जहाँ बेसिकली वन डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। किसी भी बॉडी की पोजीशन को समझाने के लिए जितने कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है, वो कोऑर्डिनेट हमें बताते हैं कि मोशन 1 डायमेंशनल है या 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है। ठीक है, तो अब बेसिकली हमारा जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन की मैं बात करूंगा तो हम तो 1 डायमेंशनल की बात करेंगे। ठीक है, जब हम बात करेंगे बेटा मोशन in a straight line, ठीक है, जब मैं कहता हूं कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, देन वी आर डीलिंग विद 1 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन। ये हो गया, ओके, 1 डायमेंशनल मोशन। समझ में आई बात? तो आज हमने बेटा देखा बेसिक फंडामेंटल किस चीज का बेटा, कि व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिक्स। फिर हमने देखा बेटा कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रेस्ट, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मोशन। उसके बाद हमने आज देखा व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। और फाइनली हमने देखा बेटा अभी कि टाइप्स ऑफ मोशन कितनी तरह की हो सकती हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है देन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हमारे मिल जाएंगे आपसे बात करने के लिए। ओके, तो बेटा अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कुछ डाउट आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें सेंड कर दीजिए। ओके, हम उसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज अब चलने वाली है, ये स्टार्ट हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स की। ठीक है, इसमें काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं, अभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन चल रहा है। ठीक है, तो सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए। ठीक है, ओके, अब मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।